मैं मिराज खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। इस वक्त मौजूद हैं हम अररिया में हैदर यासीन फाउंडेशन के बैनर तले लगातार अररिया की मुद्दों को उठाया जा रहा है। जो अररिया की मूलभूत समस्याएं हैं, छोटी छोटी मुद्दे हैं, सदर अस्पताल की समस्या है, इन तमाम समस्याओं को अररिया के मुद्दे के बैनर तले उठाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं फैसल जावेद यासीन साहब। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अररिया के मुद्दे को, वो कौन कौन से अररिया के मुद्दे हैं जो ये उठा रहे हैं और क्या अब तक कामयाबी मिली है। फैसल साहब, सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, एक्चुअली अभी अररिया के मुद्दे के कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूँ। अररिया के मुद्दे की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी जो है इंटरनेशनल और नेशनल बहुत सारे मुद्दे आते रहे हैं जिस पे हम मतलब कि अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। इस बीच में हमने फील किया है कि कहीं न कहीं हम अपना लोकल इशूज़, जो हमारे घर के इशूज़ हैं, वो कहीं न कहीं गौन हो जाते हैं। तो हमें जहाँ तक ऐसा फील होता है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है वो एक मदारी की तरह काम करती है। हमें एक दो मुद्दा रहती है, उस पर हम नाचते रहते हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट मुझे एक दो मुद्दे में उलझाने की कोशिश करेगी, हर मुद्दे के साथ हम एक मुद्दा लेके चलेंगे, +1+1। अगर वो मुझे आसिफा के मामले पे, सीए के मामले पे और कृषि बिल पे उलझाने की कोशिश करते हैं तो हम कृषि बिल पे आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि अगर उस पर ना उठाए तो वहाँ भी वो तानाशाही बढ़ जाएगा। तो साथ में हम अररिया का मुद्दा भी उठाएंगे। कोई पूर्णिया उठा ले, कोई दिल्ली का उठा ले, वो भी एक है। तो हम एक के समाज को आईना दिखाना चाहते हैं कि आप सारे मुद्दे पे बात कीजिए और अपने मुद्दे के साथ कीजिए। गवर्नमेंट का वन मुद्दा प्लस अपना एक मुद्दा। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि आपने सदर अस्पताल को अभी टारगेट कर रखा है और सदर अस्पताल की जो समस्या है लगातार उसे उठा रहे हैं। क्या कामयाबी मिली अब तक और क्या क्या समस्या है जिसे आप उठा रहे हैं। अगर मैं बात टारगेट की करूं, सदर अस्पताल पे टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं सदर अस्पताल के ऑफिसर्स और यहाँ के लीडरानों को मैं मदद कर रहा हूं। हो सकता है कि उनकी बात सरकार नहीं सुन रहे हो तो वो हमें कोर्ट करके हमारा प्रेशर दिखा के सरकार से बात कर सकते हैं कि टीम अररिया का मुद्दा और यहाँ की जनता ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा है, सो डैट कि वो इस पर काम कर सकें। अब आपका सवाल ये है कि कौन कौन सा मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन रिसेंटली जो मैंने फील किया है, अभी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल केस आ रहे हैं, रिसेंटली बहुत सारी मौतें हुई हैं। तो इसीलिए मैंने पहले हेल्थ का इशू उठाया, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज़ द वेल्थ है, सेहत है तो सब कुछ है। तो इसके लिए मैंने 3-4 मुद्दे उठाए थे। आईसीयू का, जाहिर सी बात है जब भी कोई अनकॉन्शियस मरीज़ अस्पताल पहुँचता है तो उसको ऑब्वियसली आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। आई मीन कि उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको कुछ टाइम मिल सके उसके इलाज के लिए। तो ऐसा हमें देखा नहीं। अभी तुर्कैली गांव से एक अयूब लड़का ही मरा था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसको जाने में पूर्णिया बहुत टाइम हो गया और 2 एक्सीडेंट हुए थे। तो एक तो गुलाब बाग में उसका डेथ हो गया, दूसरा जो डेथ हो गया है वहाँ पर हुआ है। और वो उन बेचारों को अपने फेसबुक प्रोफाइल पे उनके दोस्तों को पैसे मांगने पड़े थे। वो लड़के अच्छे अच्छे घर के थे। मैं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल का अगर मुद्दा ख़त्म हो जाए तो मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे घर के लोग भिखारी बनने से बच जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कौन कौन से मुद्दे थे। आप ये जानना चाहते हैं क्या? तो एक ये सबसे बड़ा मुद्दा था आईसीयू, वेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड। ऐसे अगर आप देखेंगे 2006 का जो गाइडलाइन है सदर अस्पताल के कौन कौन सा इक्विपमेंट का है, उस हिसाब से आपका सदर अस्पताल अररिया सदर अस्पताल करने के लायक नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है। तो सबसे हमने मंगल पांडे जी को ट्वीट भी किया था और उनको ईमेल भी किया हूँ, और अररिया डीएम से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि वेंटिलेटर, आईसीयू, अल्ट्रासाउंड जल्द आ जाएगा। और हमें बार बार इस तरीके से आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 4 जनवरी को एक आरटीआई के थ्रू एक नॉलेज लिया था, जिसमें ये था कि अररिया उसमें आईसीयू, वेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड नहीं है। 5 जनवरी को फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसको लोगों को बताया। उसके बाद मुझे खुशी हुई कि सिविल सर्जन जी ने कमिटमेंट किया है, ये पेपर में भी है, मैं आपको चाहूँ तो दिखा दूँ। इस पर कमिटमेंट भी किया है कि 2 हफ्ते में आ जाएगा। फिर वो 2 हफ्ते में नहीं आता है, लेकिन इस बीच एक खुशखबरी ये आती है, जिस पर हमने मिठाई बांटा था, सीटी स्कैन आ जाता है। तो ये हम समझते हैं कि मेरा ये मानना है कि अगर मेरे आंदोलन से अगर एक दिन पहले भी काम हो जाता है तो शायद 1 लोगों की जान बच जाती है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हमने सिविल सर्जन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सीटी स्कैन लाया और कुछ लोगों की जान बचेगी। उसके बाद इस बीच में क्या होता है, 28 जनवरी को हमने एक मुहिम शुरू किया। मुहिम शुरू क्यों किया? 2 हफ्ते का टेट था,
टैट उनका फेलियर होता है, तो फिर हम क्या करते हैं 28 जनवरी को CS के घेराव करते हैं। CS साहब मुझे मिलते नहीं हैं, वो शायद अंदर थे या नहीं थे, उन्होंने बोल दिया मीटिंग में DM साहब के हैं। तो फिर मैं DM साहब के गया, DM साहब के वो मिले नहीं मुझे। तो फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल आता हूँ, तो हॉस्पिटल में मुझे फैसला अंदर है। तो फिर हमने कुछ इंतज़ार किया, अगर वो मिलना नहीं चाहे तो फिर उनके चैम्बर के पास हम लोग गए, हमने फ़ोटोग्राफी किया। उनकी गाड़ियों पे अगर आप देखना चाहें तो ये सब पोस्टर वगैरह रख के कुछ लोग कह रहे थे कि उनको शर्मिंदगी हुई है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर वो शर्मिंदा हुए हैं, शर्मिंदा होने के बाद उनकी अगर ज़मीर जागता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सदर अस्पताल की लगातार आप समस्या उठा रहे हैं, जैसे कि मुख्य समस्या आप उठा रहे हैं ICU नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो अब तक क्या लग रहा है कि अररिया सदर अस्पताल में इन सब चीज़ों की कमी है, इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? जहाँ तक कि एक्चुअली जब होता है डिमांड, पब्लिक ने किस तरह से डिमांड किया इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जब तक मैं डिमांड नहीं करूँगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर सकता। मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि शायद हमने सही से डिमांड नहीं किया। अब हम डिमांड कर रहे हैं, आ जाएगा, और जो लोग इनको लाने में हमारी मदद करेंगे, चाहे किसी भी प्रोफाइल पे हों, तो हम उनका शुक्रगुजार करेंगे। एक पिछले दिनों एक पोस्ट वायरल हुआ था आपका, जिसमें आपने RTI के थ्रू सदर अस्पताल से कुछ सवाल किए थे। क्या सब सवाल थी और क्या जवाब मिला आपको सदर अस्पताल से? देखिए, सवाल करने की नौबत क्यों पड़ी? नौबत इसलिए पड़ी कि जब मरीज़ जाते थे वहाँ पे तो उनको ICU, वेंटिलेटर या अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन वगैरह नहीं मिलता था। लेकिन जब नेताओं से बात करते थे तो वो कहते थे कि आ गया है। इवन कि आप पत्रकार हैं, आप खुद पता होगा कि वहाँ पे हमेशा मीडिया में या न्यूज़ में आता है कि आज वेंटिलेटर आ गया है, कल वो आ गया है। इसका प्रूफ भी है कि हाँ आया है, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं। फिर मैंने सोचा कि जब मरीज़ को सुविधा नहीं मिल रहा है तो मैं डायरेक्ट CS ऑफिस गया। तो आना कहानी तो RTI में होता ही है, पता ही है आपको कैसे छपाया जाता है, लेकिन मैंने इन्फ्लुएंस किया। खैर उन्होंने दिया, मैंने थैंक यू बोला। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगर आप चाहें तो। अब देखिए 3 सवाल था, 1 2 3 4 सवाल था। इसमें इनका जवाब दिखाता हूँ, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ICU की संख्या 0 है, वेंटिलेटर अल्ट्रासाउंड की संख्या भी 0 है। और सबसे बड़ा झूठ इसमें यह था कि पिछले 3 महीने में ओनली 10 मरीज़ों को उच्च उपचार के लिए आगे भेजा गया है, जबकि मेरे पास 2-3 कंप्लेन तो डेली का आता है। तो और इसके बाद सिविल सर्जन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खुद बताया है कि चिकित्सक 16 एवं ग्रेड A नर्स 8 की नियमानुसार पद रिक्त हैं। तो ये, और इसके बाद बताओ मैं किस रेफरेंस से बोल रहा हूँ कि सिविल सर्जन जी ने 2 वीक का मांगा था टाइम। अभी देखिए प्रभात खबर की रिपोर्ट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिविल सर्जन क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं रहने से मरीजों को खास परेशानी हो रही है। इस बारे में कई बार विभाग को पत्र लिखा गया है। साथ ही सुविधाओं की कमी को पूरा करने का अनुरोध किया गया है। वेंटिलेटर 2 हफ्ते के भीतर उपलब्ध हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिविल सर्जन खुद कहते हैं वेंटिलेटर 2 हफ्ते के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। अब वो नहीं होता है तो फिर हम आंदोलन करते हैं, हम आंदोलन को आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं सिविल सर्जन जी शर्मिंदा होंगे, अपने कहे पे वो कायम नहीं हो पाए। तो इंशाल्लाह आ जाएगा तो हम इनको माला पहनाएंगे, हम खुद मिठाई खाएंगे और बांटेंगे, क्योंकि लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। और कुछ जानना चाहेंगे, जैसे अररिया के मुद्दों को आप उठा रहे हैं, इसके बाद आपका क्या स्टेप होगा? क्योंकि अभी आपने अररिया सदर अस्पताल के मुद्दों को उठाया है, उसमें कुछ हद तक आपको कामयाबी मिली है कि CT स्कैन चालू हो गया है और हो सकता है कि बहुत जल्द वेंटिलेटर की सुविधा भी हो जाए, क्योंकि कोरोना काल में अररिया जिला को 4 वेंटिलेटर मशीन मिला था, किसी कारण से नहीं लगा। अब आगे क्या करेंगे? कोरोना काल में 4 वेंटिलेटर आया था। आई थिंक कि ये कितने महीने हो गए मुझे तो नहीं पता, शायद 2 या 3 महीने हुए होंगे, 4 महीने हुए होंगे, जो भी है। तो अगर आगे भी नहीं रखा हुआ है, इट्स अ नेग्लिजेंसी ऑफ हमारे जनप्रतिनिधि का। ये तो बहुत ही गलत बात है, मुझे आश्चर्य लगता है। तो यही रीज़न है कि हम जैसे लोगों को आना पड़ेगा आगे, और ज़रूर आना पड़ेगा। आगे क्या करेंगे आप? इसके बाद क्या स्टेप होगा आपका? देखिए, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर हमारे लोगों की जान जाती है तो ये एक्चुअली, जहाँ तक मुझे फील होता है, ये जान हानि का केस होना चाहिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि फैसल जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें मान हानि का केस होना चाहिए। ऑब्वियसली उनका मान सम्मान को ठेस पहुँच रहा है और उनको हम शर्मिंदा कर रहे हैं। बिल्कुल मुझ पर वो मान हानि का केस करे, अगर उनका है तो मैं भी जान हानि का केस करने को तैयार हूँ। वी हैव द एविडेंस। अगर हॉस्पिटल में इतने लोग मरते हैं, अगर कोई बंदा यहाँ से पूर्णिया जाने में गुलाब बाग में मरता है, इट्स एविडेंस कि इट्स मर्डर, इट्स पॉलिटिकल मर्डर। और मैं बता दूं आपको, अल्ट्रासाउंड
वेंटिलेटर, आईसीयू अगर हॉस्पिटल में लगता है ना, तो जहाँ डॉक्टरों को अभी ड्यूटी करना पड़ता है 3 घंटा 4 घंटा, जबकि उनके साथ 8 घंटे का शिफ्ट होता है ना, तो उनको 12 घंटा तक क्रिटिकल पेशेंट आएंगे। इन चीज़ से बचने के लिए कमीशन खोरी हर लेवल पे जाता है। मतलब कि कुछ पद पे बैठे लोग, जो उच्च पद पे बैठे लोग 30-40 हज़ार रुपये कमीशन लेके लोगों का जान दांव पे लगाते हैं। तो बस ये है। और इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमारे रिलेटिव का, समाज के लोगों का अगर मैंने जान बचाने का कोशिश किया है, हम ये बोल रहे हैं कि मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल सही, लेकिन बिना इलाज के कोई मर जाए, अब कैसे बर्दाश्त करोगे? तो जब बम फटेगा तो पूरा फटेगा। बम इन सेंस मतलब वो कोई टेररिस्ट का बम मत समझना आप बम फटेगा तो पूरा फटेगा और अच्छे से फटेगा। फैसल जावेद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार आप जो इन मुद्दों को उठा रहे हैं, हैदर यासीन फाउंडेशन और अररिया के मुद्दों को बैनर तले, तो लोगों में एक कहा जा रहा है कि फैसल जावेद जो है वो राजनीति कर रहे हैं या राजनीति में आने के लिए इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या आप राजनीति कर रहे हैं क्या, या फिर राजनीति में आने के लिए इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं? आप मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हैं। इट्स नॉट एलिगेशन, इट्स ए कम्प्लीमेंट। मुझे बहुत खुशी है अगर अररिया का लोग ये सोच रहा है मुद्दे को उठा के राजनीति किया जा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। सबको आना चाहिए, सबका स्वागत है। मुद्दे पर राजनीति कीजिए, जान बचाने की राजनीति कीजिए। इट्स नॉट एलिगेशन, इट्स ए कम्प्लीमेंट फॉर मी। क्या करना चाहते हैं आप इस राजनीति में आने का? अगर आपको इस बैनर तले राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं आकर? इस बैनर तले राजनीति पे सबको लाना चाहते हैं। तो मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि है सबकी मदद करना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से राजनीति इस मुद्दे पे, तो आप एक काम कीजिए, हमें यूज़ कीजिए। हम आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। हम मुद्दे की बात करेंगे, आप पॉलिटिक्स की, जात पात की, लेकिन आप जात पात की, पॉलिटिक्स की सब कुछ कीजिए, लेकिन मुद्दे पर तो जवाब देना ही होगा आपको। एक चीज़ देखा जाता है कि खास करके अररिया की जब बात करूं, बिहार और अररिया में एजुकेटेड लोग या फिर जो युवा हैं वो राजनीति में बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ रहे हैं, और आप जिस तरह से निकल करके आए हैं, तो क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? किस तरह का बदलाव चाहते हैं? एक्चुअली जब लोग बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो करनी बहुत ज़रूरी हैं, बस लोगों को लगता है करनी नहीं चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए इंटेलेक्चुअल लॉबी। इंटेलेक्चुअल लॉबी का काम क्या होता है? उनका ये होता है कि अपने विचारधारा से लोगों के सामने अपनी बातों को प्लांट करें और समाज को एक सुधार करें। अभी कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ऐसे हैं जो बेचारे मतलब कि अपने ऊपर किसी को मुसल्लत कर लिया है, ठीक है? तो उन सब चीज़ जब उनको लगेगा कि कोई बच्चा, कोई युवा आके मुद्दे की बात कर रहा है और सबको बोल रहा है कि मुद्दे पर राजनीति करो, तो उनको बहुत खुशी होगी। और कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। क्या होता है, 2-4 घंटा लोगों से मिलो, उनकी समस्या सुनो। हमें अधिकार है, हम डेमोक्रेसी में हैं, मेमोरेंडम दो। मैंने मेमोरेंडम दिया है, मैं डीडीएम साहब ने बोला है कि हाँ जल्द हो जाएगा, तो मुझे खुशी है। यार काम करना वो भी चाहते हैं ना, बट उनको डिमांड तो दिखे कहाँ से डिमांड आ रहा है। उनके पास से मल्टीपल वर्क्स होते हैं, कोई भी लीडर्स होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी तो हम पब्लिक को बताना होगा ना। तो हम प्रायोरिटी बताते हैं। युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को कहना चाहते हैं कि देखिए, जैसे फेस्टिवल होता है ना, किसी घर में सत्संग होता है, किसी घर में मिलाद होता है, ऑलमोस्ट हर बस्ती में कुछ ना कुछ होता है। आप अपना बैनर उठाइए, किसी का बैनर उठाइए। अररिया का मुद्दा किसी का पैटेंट मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है। आप जिस लेवल पे भी हों, अपना लोकल मुद्दा उठाइए। और मेरा बस एक बात मानिए, 1+1 का फार्मूला रखिए। मदारी जिस मुद्दा पर नचाता है उस पर नाचना ज़रूरी है, वरना वो तनाशा हो जाएगा। प्लस अपना मुद्दा भी रख दीजिए। जब मैं किसान आंदोलन करता हूँ तो अररिया के मुद्दा के तला ही करता हूँ, क्योंकि जो यहाँ के लोकल राजनीति हैं, जो पंचायत की राजनीति पे, पंचायत का इलेक्शन भी वहाँ से मोदी जी से जीतने चाहते हैं, तो उन लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि भाई ऐसा है, आप कुछ भी कीजिए, आप मुझे कितना भी डाइवर्ट कर लीजिए, मैं आपको 2 मुद्दे पकड़ूंगा। तो बेहतर ये है कि जो स्थानीय मुद्दा है उसी पे आप राजनीति कीजिए, और उसके बाद आप बाकी करते रहिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे लोग हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आप बोलिए तो कि हमारा सीएम नहीं सुन रहा है, मैं उस पार्टी में हूँ, उसके बाद भी नहीं सुन रहा। हम रोड पे इतना हंगामा करेंगे ना, तो आपका पार्टी बोलेगा कि आपके क्या हंगामा हो रहा है, तो आप बोलिएगा कि अच्छा ये लड़का है, ये ऐसा कर रहा है, और इतने सारे लोगों की ये है, 50,000 लोग इस चीज़ पर आ रहे हैं, 60,000 लोग आ रहे हैं। मतलब कि अभी तो खैर छोटी टीम है, बड़ी टीम होगी तो उनको भी प्रेशर बनेगा, तो सीएम तक उनकी बात सुनेंगे। प्रेशर ग्रुप इज़ वेरी मैंडेटरी इन डेमोक्रेसी। लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है।
तो ये थे हमारे साथ फैसल जावेद साहब, जो लगातार अररिया की मुद्दों को उठा रहे हैं, अररिया की छोटी छोटी मुद्दों को लोगों के सामने ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम समस्याओं का समाधान हो सके, ताकि जो अररिया की समस्या है उन समस्याओं को दूर किया जा सके। अररिया से मैं मीडिया के लिए मैं मिराज खान।